Let us start our first show with डॉक्टर इंजीनियर साजिद इकबाल। हमारे डॉक्टर इंजीनियर साजिद इकबाल साहब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर्विसेज दे चुके हैं। देन इनकी पीएचडी चाइना से है, डॉक्टरेट चाइना से है, एंड आफ्टर दिस अब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में एक अच्छी डेजिग्नेशन पे मौजूद हैं। डॉक्टर इंजीनियर साजिद इकबाल से मज़ीद इंटरेक्शन से जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया को कैसे पहचाना, दुनिया में कैसा अपना नाम रिकॉग्नाइज करवाया और कैसे नुमाया मुकाम हासिल किया। सो सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। सर, थैंक यू बहुत सो मच फॉर शुक्रिया। कमिंग, स्पेशली लाहौर से आपका आना हुआ आज। तो सर, कैसा रहा आज, क्या मसरूफियत रही और कैसे आपको गुजरात की याद दोबारा आई और कैसे गुजरात में तशरीफ़ लाए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? बहुत शुक्रिया। एक मौका देने का, एक अपॉर्चुनिटी देने का, लोगों के साथ ये इंटरेक्शन का मौका होता है। तो गुजरात इज़ माय होम टाउन और मुझे अ, यहाँ ज़ाहिर है त्योहारों पे तो आना होता ही है, लेकिन जब भी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कॉलीग्स याद करते हैं और एक ये मौका मिलता है कि आपके जो नए लोग जो नई यूथ है वो एमएस पीएचडी करते हैं और उनके वाइवा के लिए आपको बुलाया जाता है उनकी थीसिस एवेल्युएशन के लिए। तो एक तरफ तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो नए लोग हैं उनको जो है अगली ज़िंदगी की स्टेज पे पहुंचने में समहाउ कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा ज़ाहिर है कि इदारे से, एक शहर से आपकी बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं, तो उन यादों को भी बंदा रिकॉल करता है, कुछ नॉस्टैल्जिक हो ही जाता है बंदा कि इन रास्तों से मैं गुज़रता रहा हूँ, इन चेहरों से मेरी शनासाई रही है। तो ये बड़ा रिफ्रेशिंग होता है ये एक्सपीरियंस। इसे इसे भी शायद अल्फाज का जामा यूँ पहनाया नहीं जा सकता। इस इन फीलिंग्स को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक्सपीरियंस ही की जा सकती है। तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगता है इतनी डाइवर्स सी कम्युनिटी को मिलने का और उनसे बात करने का मौका मिलने का। थैंक यू सर, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, आज आप गुजरात आए और गुजरात में आपकी मसरूफियत में हमें कुछ पता लगा कि कहीं आपने सेमिनार भी था, कहीं कुछ जो है डिपार्टमेंटल वर्क भी था। तो काइंडली अगर उसी से स्टार्ट करें कि आज आपका सेमिनार इंटरेक्शन कहाँ पे था और कैसा रहा आपका, और जो क्या टॉपिक था? देखिए आकाश, टीचर जो है वो ज़ाहिर है टीचिंग तो या लेक्चरिंग तो करता ही है, वो एक इसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन का एक अच्छा वो मोडस ऑपरेंडी है हज़ारों साल से। लेकिन उसके अलावा आजकल जब सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें ज़ाहिर है आप ऑनलाइन भी और इवन फिज़िकल भी लोगों के साथ एक्टिविटी करते हैं। तो जैसा मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में उन्होंने वाइवा के लिए मेरे कॉलीग्स ने अप्रोच किया, इनवाइट किया। इनिशियली मैंने तो यही समझा कि पिछले 2 साल से जो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन ही वाइवास भी हो रहे थे, हुँ, हुँ। ज़ूम पर ही और एमएस टीम्स पर ही बस बताया जाता था कि फलाने टाइम जी आपने ऑनलाइन आना है और वाइवा हो जाएगा। तो मैंने तो इनिशियली उन्हें यही कहा मुझे बताओ कल वाइवा करना है या परसों? तो ज़ूम पे आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर अब तो जो है ना वो फिज़िकली। ज़रूरी है कि फिज़िकली आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जहाँ मैं सर आऊँगा, चलिए वाइवा होगा, वहाँ आपकी जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके साथ अगर आप मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दें, तो मैं चलें कुछ इनोवेशन, क्रिएटिविटी पे बात करूँ। तो वो जो हमारे ज़हनों में थोड़ा-सा हम महदूद सोचते हैं और हर चीज़ को जुगाड़ कह के गुज़र जाते हैं, तो वो भी अपने तौर पे एक इनोवेटिव होते हैं हम अंदर से, हमारे में क्रिएटिविटी होती है तो हम वो काम करते हैं। तो चलें इस मौज़ू पर ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, जो वो हर कुछ अरसे बाद शाया करते हैं, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी टॉप 5 स्किल्स में शामिल है। तो मेरे कोलीग्स की मेहरबानी और ज़ाहिर है अल्लाह की करम नवाज़ी, उसके बाद उन्होंने अपॉर्च्युनिटी मुझे दी, तो फाइनल ईयर के बच्चों के साथ मैंने ये सेमिनार ये एक्टिविटी कंडक्ट की। तो ज़ाहिर है आई एम श्योर कि उन्हें पता तो होता है, लेकिन उनकी एक याद दहानी हो जाती है। और मुझे अच्छा लगा जब बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इसे कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
तो मैंने उन्हें कहा कि आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और उसके अलावा आपका जो फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, उसमें आप इन टेक्निक्स को जो एक्सपर्ट्स ने शेयर की उन्हें इनकॉर्पोरेट करें। तो अक्सर जो मैं बात दोहराता हूँ कि अ, जवाब अहम नहीं होते जितने जो ना सवाल अहम होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल उससे क्वेश्चंस ड्राइव करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों के रिस्पॉन्स से। उसके बाद ज़ाहिर है आपने मुझे एक इंटरेक्शन का चांस प्रोवाइड कर दिया कि जिन्ना पब्लिक स्कूल में मुझे अच्छा लगा। मैंने नाम तो सुन रखा था, एक बड़ा पुराना इदारा, बड़ा रिनोन्ड इदारा इस शहर की कम्युनिटी के लिए। तो उनके प्रिंसिपल से भी इंटरेक्शन हुई और जो वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि जो ऑडियंस थी वो ज़्यादा देखिए इस तरह की क्या कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल्स ही थी सारी। तो वो उनके साथ जो टॉपिक था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया। तो स्ट्रेस है क्या, और फिर इसको एक्नॉलेज कर लेने के बाद इससे फिर इसकी क्या मिटिगेशन की टेक्निक्स हो सकती हैं, कुछ उस पर गुफ्तगू हुई। और उनके भी मुझे अच्छा लगता है इस बात का एतराफ़ करने में मुझे कोई आर नहीं है कि उन बच्चियों ने बड़े अच्छे सवाल किए और उनके सवालों ने उन उन चीज़ों को रिफ़्रेश किया जो अमूमन हमें पता होती हैं, हमें बताई जाती हैं, लेकिन बस हम अमल नहीं कर पाते उन चीज़ों पे। तो यकीनन मुझे उनके सवालों ने, उन स्टूडेंट्स के सवालों ने मुझे बड़ा इंट्रीग किया, बड़ा अपील किया। और आई एम श्योर कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा और उन उन लोगों को भी इन बातों के ज़िक्र से। और ज़ाहिर है बच्चों के अलावा जो सीनियर्स, जो फैकल्टी मेंबर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी मौका मिलता है। तो इस तरह अपना पैगाम पहुँचाने के अच्छे मौके होते हैं ये। यस सर, बिल्कुल। और ऑडियंस आप को सुनने से, इंटरेक्शन से थोड़ा-सा आइडिया तो हो चुका होगा। डॉक्टर साहब एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ 2010 से, जब से डॉक्टर साहब से इंटरेक्शन है, कि हमेशा ये मल्टीटास्किंग की तरफ जाते हैं। जैसे आज भी एक दिन में इनकी मल्टीपल एक्टिविटीज़ थी, मल्टीपल जगह पे ये बिज़ी थे, इस पे भी आएँगे। लेकिन इसके साथ सर ऑडियंस को ये बताइएगा, जैसे आप यहाँ पे सेमिनार और वर्कशॉप आपने कंडक्ट कराई, तो क्या किसी और कंट्री में भी आपका सेमिनार है और कौन-कौन से टॉपिक पे डिफरेंट जगह पे आप सेमिनार कंडक्ट करवा चुके हैं? या आप क्या बताना चाहेंगे? उसमें आकाश ये भी फिर थोड़ा-सा बंदा अपने अपने मुँह से तारीफ़ करना कोई अच्छा फ़ील लिटिल नहीं, बी हमारे मोटिवेशनल। हमारे हमारी ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो बताना तो चाहिए कि हम अक्सर सेल्फ पिटी का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। ये जो खुद तरसी है नहीं हमारी, ये नहीं मुकती। तो उसमें ये है कि जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है, तो अमूमन ज़ाहिर है बंदा सुनने भी जाता है, ट्रेनिंग्स अटेंड करने भी जाता है, लेकिन जहाँ कहीं अपॉर्च्युनिटी मिले वहाँ फिर बंदा जो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, वो आपको लानी चाहिए। तो मुझे कुछ साल कबल एक सी कॉप्स फेलोशिप है, वो स्कॉलरशिप मिलता है, और वो मैं उसका ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे अपने गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑडियंस के लिए, कि यहाँ जो हमारे बच्चे एमएस, एमफिल के या इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सी कॉप्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। कहने को बड़ा आसान है इन अ वे कि आपने सिर्फ एक जो इटालियन प्रोफेसर है उसे एंगेज करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के, और उसके बाद एक प्रपोजल जमा करवानी है। उसमें थोड़ी-सी बात मैं तवील करना चाहूँगा, लेकिन ज़ाहिर है यस वो सर, बच्चों के बिल्कुल, लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉलरशिप गेन करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं, ये वो भी साथ क्लियर हो जाए। वो बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी और बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। कि इनिशियली मैंने भी 3-4 साल उसको अटेम्प्ट किया, तो क्योंकि मुझे पहले साल तो प्रोफ़ेसर ही नहीं मिला। मैंने कई इटालियन प्रोफ़ेसर्स को कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे जवाब ही नहीं आया। लेकिन फिर अगले साल जब दोबारा उसकी कॉल आई, मैंने अटेम्प्ट की, तो मुझे एक प्रोफ़ेसर ने एंगेज किया। मैं उनका यहाँ बड़ा मशहूर हूँ अ, डॉक्टर तुलियो फ़ाकिनीति का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। लेकिन ये है कि हम दोनों जो है ना वो वक़्त पे प्रपोज़ल ना कोई टॉपिक फ़ाइनल कर सके, और प्रपोज़ल के बगैर हमने एप्लीकेशन सबमिट की। तो मुझे उनकी जो फंडिंग एजेंसी है उन्होंने जवाब दिया, जनाब आपने इन्विटेशन लेटर तो शेयर कर दिया है, प्रपोज़ल कहाँ है? तो वो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने इनकम्प्लीट ही प्रोसेस, इनकम्प्लीट ही एप्लीकेशन सबमिट कर दी वक़्त की कमी की वज़ह से। बहरहाल फिर अगले साल ज़ाहिर है तीसरी दफ़ा हम दोनों ज़हनी तौर पे तैयार थे।
हमने मीनवाइल अपनी प्रपोजल भी फाइनल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी भी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली। यानी प्रपोजल और वो मिसिंग होने की वजह से आपका पूरा 1 साल जो हाँ है जी, मिस मुझे हो गया। इंतज़ार करना पड़ा। और उसमें जी। मज़े की बात ये, जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक ग्वाटेमाला की एक प्रोफ़ेसर मिली। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना पिछले 2 साल से इस दरवाज़े को, इस डोर को नॉक कर रही थी और अटेम्प्ट कर रही थी कि ये दरवाज़ा मेरे लिए खुले और मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले। तो मैं दिल में हँसा के, जब वो डॉक्टर साहिबा कह रही थी वो 2 साल से कर रही हैं, तो मैं उनके सामने बैठा दिल में मुस्कुरा रहा था कि मेरा तीसरी अटेम्प्ट है। तो इसमें ये मैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के ये लिए ऐसा होता पैगाम है। है कि ये दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको पहली ईमेल पे अगर जवाब नहीं मिलता तो बिल्कुल गुस्सा ना कीजिए। वो प्रोफ़ेसर हुँ। साहिबान भी मसरूफ़ हैं और उनके पास ऑलरेडी होते हैं बाज़ औक़ात ऑक्यूपाइड स्पेसेस, तो इंतज़ार करना पड़ता है। जब नई कॉल आती है दोबारा ईमेल करें। आप एक दफ़ा ईमेल करके परेशान ना हों, आप 15 दिन बाद उसे ईमेल दोबारा कर लें, पोलाइटली बताएँ आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये इंटरेस्ट हैं और ये आपके इंटरेस्ट उन प्रोफ़ेसर साहब से मैच करते हैं। और फिर कंपटीशन बड़ा टफ होता है कि अगर आपको प्रोफ़ेसर साहब मिल भी जाएँ, इन्विटेशन लेटर मिल भी जाए, तो पता चलता है फंडिंग एजेंसी के पास ही स्लॉट्स ही जो है ना वो 8 हैं। तो वो ये बताने का मकसद ये है कि ये भी बार-बार नॉक करना पड़ता है। वही ग्वाटेमाला की प्रोफ़ेसर की मैं बात याद करूँगा या अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ज़रूर नहीं कि पहले ही साल आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप मिल जाए। तो लेसन ये है कि आप करें। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ आपके सवाल के, कि मैं वहाँ जब गया तो जी। मैंने डॉक्टर फ़ाकरीती को कहा कि ठीक है, आपकी लैब में आपने आने का मौका दिया, मैं सीखूँगा, लेकिन मुझे जो अपॉर्च्युनिटी दें कि मैं कुछ सेमिनार, मैं कुछ पे बैक भी करूँ। आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिले। तो ही वाज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने न सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में, बल्कि 1-2 और इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अपने कोलीग्स को कहा। और हालाँकि गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए वो सेमिनार्स अरेंज किए और मुझे इटली को ट्रैवल करने का भी मौका मिला और अपनी बात कहने का और वो टेक्निक्स शेयर करने का, कि जो है टेक्निकल राइटिंग हर बंदे के लिए चैलेंज है और टेक्निकल राइटिंग ख़ास तौर पे जितने हम प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक चैलेंज होता है। तो मुझे अपनी बात करने का मौका मिला और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर जो है इटली में ही उस विज़िट के दौरान में ही मुझे डॉक्टर अब्दुल सलाम के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स में भी जाने का मौका मिला। वो भी बड़ा एक लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कि जहाँ मैं जाता था वहाँ पर पाकिस्तानियों की तस्वीरें मुझे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की और पहले पाकिस्तान के वज़ीर हार्ज सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की तस्वीरें नज़र आती थी। तो वो एक और ही मज़े का एक्सपीरियंस था कि यार अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इतने लोग हैं, लेकिन इन 2 पाकिस्तानियों का ये ब्रेन चाइल्ड था। इन्होंने इनिशिएटिव लिया और पूरी दुनिया के अब जो है थर्ड वर्ल्ड के जो भी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने जो अमेरिकन फैकल्टी थी उनसे रिक्वेस्ट की और आई एम आल्सो थैंकफुल टू दोज़ टीचर्स कि उन्होंने भी मेरा सेमिनार वहाँ पर भी रखा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ अमेरिकन प्रोफेसर्स के मुकाबले में एक मेरे जैसे ना नो आमोज और नाबल्द इंसान का भी वर्कशॉप पिच हुई और उन 60 बंदों में से 10 बंदे मेरे सेशन में भी बैठे हुए थे। ग्रेट और सर। वो ज़ाहिर है कोई का अर्जेंटाइन का था, कोई ब्राज़ील का था, कोई 2 इंडोनेशियन पीएचडी और जो है ना एमएस के स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ मैं यहाँ इस बात को मुकम्मल करूँगा कि बच्चों को, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों को सीकॉप्स स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स में फिज़िक्स के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंसेज़ के और इवन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बेशुमार जो है समर स्कूल्स, विंटर स्कूल्स वो अरेंज करते हैं। अब इंशाल्लाह ताला कोविड के साथ चीज़ें बदल रही हैं दोबारा, ज़ाहिर है ऑनलाइन से फिज़िकल का सफ़र जारी है, तो बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। वो पूरी एक फंडिंग देते हैं आपको, आने-जाने का एयर ट्रैवल मिलता है, वहाँ 2 हफ़्ते के लिए आपको त्रियस्ते में रिहाइश देते हैं और वो इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ इंटरनेशनल एक स्कूल होता है जहाँ 60 लोग मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से होते हैं। ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे बच्चों को, हमारे अर्ली करियर रिसर्चर्स को, हमारे लेक्चरर्स को। इन अपॉर्चुनिटीज़ को यकीनन
एक्सप्लोर करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब की सक्सेस स्टोरी में एक बहुत चीज़ नुमाया है कि ये इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया भी कि इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया कि मैं सेमिनार कंडक्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है, इससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हयातीन कोश सोसाइटी का इनिशिएटिव ले चुके हैं और मज़ीद सर आपने ज़िंदगी में क्या-क्या इनिशिएटिव लिए इसी मौज़ू पे बात करते हैं। सर आपको जो सबसे अपने ऐसे इनिशिएटिव्स जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? इनिशिएटिव मुझे कई साल पहले एक ट्रेनिंग सेशन में एक रिसोर्स पर्सन ने कहा था कि टीचर्स या जो एकेडमिशियंस होते हैं दे आर रिस्क अवर्सर्स। तो हम इसलिए फिर जब बात करते हैं इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, तो वहाँ तो बताया ही जाता है कि आपको रिस्क टेकर होना चाहिए। और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते तो फिर आप कोई इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं कर पाते। तो उस वक़्त से ये बात मेरे ज़ाहिर है यानी रिस्क लेना चाहिए रिस्क स्टूडेंट्स को। बिल्कुल नए नौजवानों को आप सर 18 साल की उम्र में अगर आप सिंध को फ़तह करने नहीं निकलेंगे तो फिर आपका नाम मोहम्मद बिन कासिम कैसे दुनिया याद रखेगी? सवाल यूँ पैदा होता है ना, आपको 20 साल की उम्र सिर्फ़ नसीब होती है, अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी के 20 साल रखे होते हैं, लेकिन 17 साल की उम्र में आप देवल को फ़तह कर लेते हैं। अगर आप दुनिया को फ़तह करने नहीं निकलेंगे तो सिकंदर आज़म की तरह आपको दुनिया कब याद रखेगी? जब आप 33 साल के वफ़ात भी पा जाएँगे। तो ये उम्र होती है कुछ कर गुज़रने की, कुछ रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेने की। यकीनन मैं रिस्क को हम यूँ नहीं कहते कि आप दरिया के किनारे खड़े होके ना आखिरी सेल्फ़ी अपनी प्लान करें, वो जो है या वन व्हीलिंग करें, वो भी है शायद रिस्क टेकिंग ही है, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ना सीरियस रिस्क टेकिंग है। ये जो है इनिशिएटिव्स लेना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना और एक्सपेरिमेंट करना, तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने डेली रूटीन के साथ आप एक्सपेरिमेंट करें कि आज कुछ नया करके देखते हैं। ठीक है जी, आज कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, अपने आप को, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा पिछले चंद सालों में और चंद दहाइयों में, ख़ास तौर पे, अब मैं ज़ाहिर है सियासत में नहीं जाऊँगा, लेकिन अक्सर अब बुज़ुर्ग ज़िक्र करते हैं कि जब से सदर ज़ियाउल हक़ का वो जो इस्लामाइज़ेशन का दौर आया, तो हम में से अक्सर अपना इस्लाम सामने वाले पे नाफ़िज़ करने पे तुले रहते हैं। तो मुझे अपना जो इस्लाम है वो अपने आप पे नाफ़िज़ करना चाहिए और मुझे खुद को ग्रो करना चाहिए और दूसरों को फिर मैं बताऊँ कि अगर भई ज़ैद या बकर या मैंने ये कोशिश की और उस कोशिश का मुझे एक अच्छा नतीजा मिला, तो आप भी करें। आपके लिए भी अपॉर्च्युनिटी है, आप भी सी कॉप्स फेलोशिप के लिए अप्लाई करें। अब्दुल सलाम के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए अप्लाई करें, वहाँ बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वो यकीन मानने के बाद वो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, और ज़ाहिर है टेलीविज़न की दुनिया में और रेडियो कम्युनिकेशन में बुज़ुर्गों से यही सुना है कि इसमें एक तो ज़्यादा देर की खामोशी वो बर्दाश्त नहीं होती और दूसरा रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। बट ओके, आई माइट बी फीलिंग बीइंग रेपिटिटिव, लेकिन ये है कि वो आप ये है कि पहली ईमेल पे अगर आपको जवाब नहीं मिलता या पहले साल आपको प्रोफेसर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है जी, आपकी टाइम पे वो प्रपोज़ल जमा नहीं होती, तो उस पे दुखी ना हो, अगले साल फिर अटेम्प्ट करें। और इस पे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके लिए तो बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, डॉक्टर साहब भी इसी पे बिलीव करते हैं कि परसीव परसेवरेंस कमांड सक्सेस, कंटिन्यूअस स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी पीएचडी डॉक्टरेट के लिए जो डिग्री टॉपिक क्या था? रिसर्च किस पे आपने की और क्या उसमें लोग जानना चाहेंगे? सर मेरा जो पीएचडी का थीसिस था उसका ज़ाहिर है आम सामईन और आम नाज़रीन के लिए मैं रिलेट करूँगा कि पैसिव डायनामिक वॉकिंग, उसके जो नॉन लीनियर डायनामिक्स थे उनको एक्सप्लोर करने पे मैंने अपनी सी एक छोटी सी कोशिश, अपनी काविश की थी। और नॉन लीनियर डायनामिक्स को एक दफ़ा मेरे एक सीनियर कॉलीग ने पूछा था कि उसे सिंपल वर्ड्स में समझाएं। बिल्कुल, ऑडियंस जानना तो चाहेंगे। मैंने कहा था सर नॉन लीनियर डायनामिक्स में हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे चीज़ों को, नॉन लीनियर सिस्टम्स को लीनियराइज करना बताया जाता है और वहाँ सिर्फ यही बताया जाता है कि 2 जमा 2 4 होते हैं। और जब हम पोस्ट ग्रेजुएट में पहुँचते हैं तो हमें फिर बताया जाता है कि यार ज़िंदगी भी, जो रियल लाइफ है वो भी नॉन लीनियर है और जो डायनामिक्स है वो दे आर हाईली नॉन लीनियर। और 2 जमा 2 हमेशा 4 नहीं होते, नहीं होते। ये कभी 4.5 और कभी ये 3.25 भी हो जाते हैं।
तो सिंपल वर्ड्स में नॉन लीनियर डायनामिक्स को सर यूँ ज़ाहिर है डेली एनालॉजी जो लाइफ से हम डेली लाइफ इसकी से एनालॉजी ले सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे है? और सर और अगर एग्जांपल्स आपका एप्लीकेशन शुक्रिया आकाश इस तरफ जब इशारा कर रहे हैं ज़रा नॉन लीनियर डायनामिक्स मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी है, मेरा टीचिंग इंटरेस्ट भी है और ये सारे एक अच्छा सब्जेक्ट है जो कि बल्कि इस सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये जितनी भी रिसर्च ड्रिवन यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ ये ज़रूर पढ़ाना चाहिए। एक तरफ एक एक्सट्रीम पे लीनियर सिस्टम्स हम डिफ़ाइन करते हैं, लीनियर सिस्टम्स हम बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अमूमन पढ़ाते हैं और एक तरफ हम रैंडम सिस्टम्स या स्टोकेस्टिक सिस्टम्स की बात करते हैं। तो उसके दरमियान में कहीं ये नॉन लीनियर डिटर्मिनिस्टिक डायनामिकल सिस्टम्स लाई करते हैं। ये चाहे बायोलॉजिकल साइंसेज हों या फिजिकल साइंसेज हों, इनिशियली इसका स्टार्ट तो मैथमेटिशियंस और फिजिक्स के लोगों ने रिसर्चर्स ने किया, लेकिन अब हर डोमेन में चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल साइंसेज हों या इंजीनियरिंग के हों, केमिकल इंजीनियरिंग के दोस्त हों या मैकेनिकल इंजीनियर्स हों, सब इस चीज़ सबके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। और अगर डेली लाइफ से इसकी बड़ी डेली एग्जांपल ली लाइफ जाए तो वो सर हमारा वेदर है, तो वेदर जिसकी फोरकास्ट आप करते हैं तो वो 2-3 दिन की बड़ी वैलिड होती है, जी बिल्कुल लेकिन उसके बाद वो जो वक्त गुजरता है वो प्रेडिक्शन इनवैलिड होती जाती है और बाज़ औक़ात फ़ौरन मौसम इतना बदल जाता है कि अगर उसके बारे में वो फिर बाज़ औक़ात महकमा मौसमियात पे जो कि अक्सर बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं, उन पे भी एतराज़ होता है कि उन्होंने बताया था कि फ़लाँ वक्त पे बारिश होगी, मैं छतरी लेके निकला, तो घर से बाहर निकला तो सूरज चमक रहा था। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो ये है यानी कि अगर कहा जाए कि साइंटिफिक वे में फ्यूचर प्रेडिक्शन डिफरेंट फिनोमेना के अंदर फ्यूचर प्रेडिक्शन का एक ये मैकेनिज्म है एक तो सर जो नॉन लीनियर सिस्टम्स रियल लाइफ कहा जाता है कि जो रियल लाइफ है वो हाईली नॉन लीनियर है। बिल्कुल वो चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे वो जंगें हो रही हों, वॉर हो रही हो, वो एक डायनामिकल सिचुएशन होती है। जो इंसान है हमारा अंदर है, वो हमें स्टैटिक लगता है लेकिन वो भी बहुत डायनामिकल सिस्टम है। ठीक है जी, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है हमारी बॉडी, लेकिन जो अगर हम उसको उसकी तरफ ध्यान ना दें तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी ने अचीव कर रखा है वो चेंज हो जाता है और इवन जो हमारी ये बीमारी होती है, जो दिल की धड़कनें हमारी गैर मतवाजन होती हैं, वो भी कहा जाता है कि वो कार्डियक अरिथमियाज जो हैं वो भी नॉन लीनियर नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। तो लीनियर बिहेवियर बेसिकली वही जो बच्चों को स्कूल कॉलेज में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या एक पेंडुलम की स्विंग बता रहे होते हैं, तो वो सारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो बिल्कुल सर आप बात ठीक है। सुपरवाइजर भी हैं और कहीं स्टूडेंट्स को आप रिसर्च टॉपिक असाइन भी करते होंगे तो कौन से रिसर्चेज पे आप स्टूडेंट से वर्क करवा रहे हैं फ्यूचर साइंटिस्ट को क्या क्या टॉपिक्स दे रहे हैं सर अब ज़ाहिर है अक्सर मैंने कहा कि हम थोड़े रिस्क अवर्सर होते हैं एकेडमिशियंस, इस बात का मैं एतराफ़ करता हूँ। तो हम अमूमन अपने रिसर्च एरिया को ही पिच करते रहते हैं और अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं। कई दफ़ा बच्चों को भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप ले आइए, अगर वो उस पे वो अपील करता है तो अगर आप क्योंकि टॉपिक एट द एंड ऑफ द डे आकाश वो होना चाहिए जो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट हो वो अगर बच्चे का इंटरेस्ट सिर्फ सुपरवाइजर का इंटरेस्ट है तो तब भी बात नहीं बनती। तो उसके अलावा अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि जो आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंडस्ट्रियल 4.0 ठीक है जी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो चैलेंजेस अब हमें दरपेश हैं, उन पे थीसिस हमारे होने चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट्स उन पे होने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ सारे एकेडेमिया में हमारे पास हर वक्त बेशुमार टॉपिक्स होते हैं और किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है और उसकी कोई नई डायमेंशन खोजी जा सकती है। जी सर तो आज का इंटरेक्शन प्लान तो हमने ये किया था कि आज हम डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके डिफरेंट फेजेस क्या हैं लेकिन इनका एक ही टॉपिक यानी रिसर्च और रिसर्च रिलेटेड इनके वर्क्स पे ही हमारा आज का एपिसोड अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है तो हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी गुजरात आए तशरीफ़ लाएं तो हम एक और सिटिंग करेंगे और सर की ज़िंदगी के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर साइंटिस्ट को बता सकें कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट डॉक्टर साजिद इकबाल ने ज़िंदगी में जो अचीवमेंट हासिल की तो क्या ये बिल्कुल लीनियर डायनामिक की अचीवमेंट थी कि जी 2+2 से ये जो है इनको सारी अचीवमेंट हासिल होगी या इनकी लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स थे कोई मुश्किलात थी तो नेक्स्ट इंटरेक्शन
के लिए भी आज से ही रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब ज़रूर आप आइएगा। और दूसरा जो है, आज आपने टाइम दिया अपनी बिजी स्केड्यूल से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यूजी एफएम की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और स्पेशली गुजरात वालों की तरफ से। सर, सो नाइस ऑफ यू सर। सर, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू, और इसी के साथ ऑडियंस हम जो है आपसे अलविदा चाहते हैं। और ओवर टू डॉक्टर साहब। आकाश, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, और जो मेरे डिपार्टमेंट के कॉलीग्स हैं, डॉक्टर नईम अब्बास साहब का, उनकी भी मोहब्बतों का मैं बहुत मशकूर हूँ। और उसके अलावा ज़ाहिर है मुझे कई नाम याद नहीं रहते अपने डिपार्टमेंट के पुराने कॉलीग्स के भी जब मैं उन्हें मिलता हूँ तो चेहरे याद आते हैं और वो मेरी तरफ बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अपने शहर आना, अपने पुराने इदारों में उन रास्तों से जहाँ से आप गुजर कर, जिन कंधों पर चढ़कर आप आगे ज़िंदगी में बड़े होते हैं, उन लोगों को मिलना, और सिर्फ उसमें बाज़ औक़ात ज़हन में आता है कि सिर्फ आपके बड़े, आपके वालिदैन या आपके असातिज़ा या पुराने सीनियर्स आपने हेल्प की होती है। बल्कि रिसेंटली ये कोविड के दौरान में मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो कई नौजवान आपके बड़े अच्छे चैंपियन होते हैं और आपको प्रमोट करते हैं और आपको याद करते हैं कि जिनके साथ आपने वक्त गुजारा होता है। और उसकी ज़ाहिर ज़िंदा मिसाल आकाश आप खुद हैं, मेरे सामने बैठे हैं। तो जहाँ यहाँ मुझे अपने सीनियर्स, अपने पुराने कोलीग से मौका मिला बात करने का, इंटरेक्ट करने का, वहाँ आपसे और आपकी वसातत से और कई नौजवानों से बात करने का मौका मिला। तो बस यही है, ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही है, चलता रहता है। और ज़िंदगी हाईली नॉन लीनियर है, और ज़ाहिर है एक नॉन लीनियर डायनामिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से यही मेरा पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ता भी रहेगा।